कभी सोचा है कि जब जमीन कांपती है तो ये ऊंची ऊंची गगनचुंबी इमारतें सीधी कैसे खड़े रह जाती हैं? इन्हें खड़ा रखने वाली इन अदृश्य ताकतों के पीछे है कमाल की इंजीनियरिंग। आज हम इसी इंजीनियरिंग की नई रूल बुक यानी IS 1893-2025 को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि भूकंप की असली चुनौती क्या है। फिर हम सुरक्षा के नए ब्लूप्रिंट IS 1893-2025 पर एक नज़र डालेंगे। हम जानेंगे कि वो 3 कौन से सिमुलेशन हैं जो इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं और सही विश्लेषण कैसे चुना जाता है। फिर हम देखेंगे कि एक बिल्डिंग का डिजिटल ट्विन कैसे बनता है और आखिर में ये सब करना इतना ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं असली चैलेंज की। देखिए, भूकंप किसी भी बिल्डिंग पर बहुत ही जबरदस्त और कॉम्प्लेक्स फोर्स लगाता है और यही वो पहली और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जिसे सुलझाना होता है। तो बात सिर्फ मजबूती की नहीं है बल्कि लचीलेपन की भी है। एक इमारत को भूकंप की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा हिलना या कहीं कि स्वे करना पड़ता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे और कितना हिलेगी। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पर। इस चैलेंज का जवाब है भारत का नया स्टैंडर्ड कोड IS 1893-2025। ये वो मॉडर्न और अपडेटेड नियम हैं जिनका पालन अब हर इंजीनियर को करना ही होगा। ये कोड सिर्फ कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, समझिए कि ये सालों की रिसर्च का नतीजा है जो ये बताता है कि सेफ्टी के लिए ज़रूरी कंप्यूटर सिमुलेशंस आखिर किए कैसे जाएंगे। और ये बहुत दिलचस्प है कि एक भी ईंट रखने से पहले बिल्डिंग्स को वर्चुअल भूकंपों का सामना करना पड़ता है। चलिए उन 3 मेन तरीकों को देखते हैं जिनसे ये वर्चुअल टेस्टिंग की जाती है। पहला और सबसे बेसिक तरीका है इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक सिंपल पुश टेस्ट है। इसमें यह मान लिया जाता है कि भूकंप का पूरा फोर्स बिल्डिंग पर साइड से लगने वाला एक बड़ा धक्का है। ये मेथड सिर्फ बहुत ही सिंपल और रेगुलर शेप वाली बिल्डिंग्स के लिए ही ठीक है। दूसरा तरीका थोड़ा ज्यादा एडवांस्ड है। इसे कहते हैं रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। ये एक तरह का ग्रेटेस्ट हिट्स टेस्ट है। मतलब ये बिल्डिंग को किसी एक भूकंप के लिए नहीं बल्कि कई अलग अलग भूकंपों की सबसे खतरनाक फ्रीक्वेंसीज के एक कॉम्बिनेशन के खिलाफ टेस्ट करता है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के लिए बेहतर है। और फिर आता है तीसरा और सबसे रियलिस्टिक टेस्ट, रिस्पॉन्स हिस्ट्री मेथड। ये पूरा का पूरा सिमुलेशन है। इसमें बिल्डिंग के डिजिटल मॉडल पर किसी असली हिस्टोरिकल भूकंप का सेकंड बाय सेकंड डेटा डालकर देखा जाता है कि वो कैसा बर्ताव करेगी। ये तरीका बहुत ज़रूरी बिल्डिंग्स जैसे अस्पताल या बहुत ऊंची इर्रेगुलर स्काईस्क्रेपर्स के लिए रिजर्व रखा जाता है। ओके, तो अब हमारे पास तीन तरीके हैं। सवाल ये उठता है कि इंजीनियर्स को कैसे पता चलता है कि कौन सा मेथड कब यूज करना है। अच्छी बात यह है कि नया कोड इसका जवाब एक बहुत ही साफ टेबल में देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये बिल्डिंग की ऊंचाई, उसके आकार और वो कितनी ज़रूरी है इस पर डिपेंड करता है। अगर बिल्डिंग 50 मीटर से कम ऊंची और रेगुलर शेप की है तो तीनों तरीके चल सकते हैं। लेकिन जैसे ही बिल्डिंग इर्रेगुलर या ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, जैसे कि कोई अस्पताल, तो ज़्यादा एडवांस तरीकों का इस्तेमाल करना कंपल्सरी हो जाता है। लेकिन रुकिए, एक और बहुत ज़रूरी नियम है, ख़ास तौर पर उस सबसे सिंपल वाले पुश टेस्ट के लिए। उसे इस्तेमाल करने से पहले ये देखना पड़ता है कि बिल्डिंग के हिलने का एक तरीका डोमिनेंट हो। मतलब जैसे गिटार की एक तार एक खास तरीके से सबसे ज़्यादा वाइब्रेट करती है, बिल्डिंग के साथ भी वैसा ही होना चाहिए। और वो नियम इस नंबर से जुड़ा है, 80%। इसका मतलब ये है कि बिल्डिंग का जो मेन तरीका है हिलने का, उसे बिल्डिंग के कुल वजन के कम से कम 80% हिस्से को हिलाना चाहिए। अगर बिल्डिंग इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीकों से हिलती है तो सिंपल टेस्ट काफी नहीं है और ज्यादा एडवांस्ड एनालिसिस करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब सीधा सा है, ज्यादातर मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग्स के लिए पूरी तस्वीर को समझने और सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए एक ज्यादा डिटेल्ड डायनामिक सिमुलेशन जरूरी है। इसमें कोई समझौता नहीं हो सकता। और जब बात एडवांस तरीकों की आती है तो ये नियम और भी सख्त हो जाता है। इन सिमुलेशंस को इतना कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए कि वो बिल्डिंग के कुल वाइब्रेटिंग मास की कम से कम 90% हिस्से को कैप्चर कर सकें, ताकि कोई भी चीज़ नज़रअंदाज ना हो। तो हमने ये तो समझ लिया कि कौन सा सिमुलेशन कब करना है, पर सवाल ये है कि इंजीनियर्स असल में ये सब करते कैसे हैं।
वो एक स्ट्रक्चर का वर्चुअल यानी डिजिटल ट्विन बनाकर उसे टेस्ट करते हैं। प्रोसेस को देखें तो मोटे तौर पर 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग का एक सटीक 3D मॉडल बनाया जाता है, फिर उसमें सही मटेरियल की प्रॉपर्टीज मतलब उसकी मजबूती वगैरह डाली जाती है। इसके बाद बिल्डिंग का वजन और भूकंप के फोर्सेस को डिफाइन किया जाता है और आखिर में सॉफ्टवेयर चुने हुए सिमुलेशन को चलाता है और नतीजों का एनालिसिस किया जाता है। ओके, सिमुलेशन हो गया, सारे कैलकुलेशंस हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है सबसे जरूरी रियलिटी चेक, जिसे कोड की भाषा में बेस शियर स्केलिंग कहते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है। और ये बात बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आपका एडवांस्ड सिमुलेशन चाहे जो भी दिखाए, डिजाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले फोर्सेस कभी भी उस मिनिमम सेफ्टी बेंचमार्क से कम नहीं हो सकते जो सबसे सिंपल पुश टेस्ट ने तय किया है। ये एक सेफ्टी गारंटी है जो ये पक्का करती है कि डिजाइन कभी भी अंडर प्रोटेक्टेड ना हो। तो इन सब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस का आम इंसान के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिस अपार्टमेंट में हम रहते हैं या जिस ऑफिस में काम करते हैं, उसकी सुरक्षा इन डिजिटल टेस्ट्स पर ही निर्भर करती है। ये डिजिटल मॉडल ही असली दुनिया की मजबूती की नींव रखते हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि सबसे जरूरी बातें क्या हैं। पहली, नया IS 1893-2025 कोड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और बेहतर और मॉडर्न बनाता है। दूसरी, इंजीनियर्स के पास 3 तरह के सिमुलेशन टूल्स हैं। तीसरी, कौन सा टूल इस्तेमाल होगा ये बिल्डिंग की कॉम्प्लेक्सिटी तय करती है। और चौथी और सबसे ज़रूरी बात, हमेशा एक मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड होता है जिसके नीचे आप नहीं जा सकते, चाहे सिमुलेशन कुछ भी कहे। ये एक लाइन मुझे लगता है पूरे कोड की भावना को बता देती है। सिमुलेशन को रियलिस्टिक होना चाहिए, पर सेफ्टी का स्टैंडर्ड एब्सोल्यूट है, यानी परम है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि जैसे जैसे हमारी इमारतें और ऊंची और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, इन डिजिटल सेफ्टी नेट्स को भविष्य में और कैसे इवॉल्व होना होगा, ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।